आप सभी मित्रों का हम स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल अशोका सिविल आईएएस एकेडमी पे। जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं इस सब का पीडीएफ आपको हमारे वीडियो में चल रहे डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। आप जाके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और इसको पीडीएफ में प्राप्त करें। अभी तक हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था की रूपरेखा को किस प्रकार से, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, कैसे भारत में धीरे धीरे संवैधानिक विकास हुए, विकास के क्रम क्या थे, इस सब के बारे में हम लोगों ने जाना, पढ़ा, देखा। इस संविधान के विकास क्रम को उनकी प्रकृति के आधार पे दो भागों में बांटा, कंपनी शासन एवं क्राउन रूल। कंपनी शासन के अंतर्गत कौन कौन से अधिनियम आए, उन अधिनियमों में क्या क्या प्रमुख प्रावधान थे वो हम लोगों ने देखा। इसके बाद कैसे कंपनी से क्राउन के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण होता है, कैसे कंपनी को समाप्त किया जाता है, इस तरीके से कैसे कंपनी के शासन को समाप्ति के साथ क्राउन रूल आरंभ होता है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी, पढ़ी और आगे अब आज देखते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा और कहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था वहाँ से आज जारी करते हैं। आइए देखते हैं। आज हम लोगों को भारतीय संविधान के विकास क्रम में कंपनी के शासन की समाप्ति के साथ जैसे ही क्राउन रूल आरंभ होता है, तो आज हम लोग क्राउन रूल में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की रूपरेखा देखेंगे। कैसे 1892 का अधिनियम आया, क्या ज़रूरत थी 1892 के अधिनियम की भारत में आने की, ब्रिटिश संसद में इसने क्या क्या संशोधन थे, किन संशोधनों के साथ भारत में आया था। देखिए, कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं कि 1861 के बाद जब 1873 का आया, जिसे कंपनी को पूर्णतः अस्तित्व विहीन कर दिया गया। दूसरा 1876 का आया, जिसमें हम देखते हैं कि क्राउन यानी महारानी को क्या किया गया, शाही उपाधि अधिनियम आया, जिसमें हम देखते हैं कि 1876 में महारानी को भारत की महारानी घोषित कर दिया जाता है, सामग्री घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1892 का क्या आया, भारत शासन अधिनियम भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आया। ठीक है, अब 1892 की पृष्ठभूमि को हम देखते हैं तो इसके पूर्व हम देखते हैं कि 1892 के पूर्व भारत में कहीं ना कहीं भारतीय लोगों में राष्ट्रवाद का जो बीज था वह राष्ट्रवादी लोगों होने लगे थे, राष्ट्रवाद का उदय होने लगा था। क्योंकि आप देखेंगे इसके पूर्व भारतीय इतिहास क्रम में जब देखते हैं तो 1885 में भारत में क्या होता है, कांग्रेस का क्या होता है, गठन हो जाता है। कांग्रेस की गठन हो जाता है। कांग्रेस के गठन को लेके क्यों अंग्रेजों ने कांग्रेस का गठन चाहा? अंग्रेज इसको कहीं ना कहीं एक सेफ्टी वाल के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। ऐसा नहीं था कि भारतीय लोगों को स्वायत्ता या भारतीय लोगों को यह संगठन देना चाहते थे जिससे वो अपनी बातों को प्रमुखता से रखे। ऐसा उनका बिल्कुल भी ऐसी कोई भी सोच नहीं थी। उनका कांग्रेस का गठन मात्र एक संगठन कि भारतीय लोगों, उन्होंने 1857 की जब राज्य की क्रांति हुई उससे उनको यह बात समझ में आ गई थी और इसी के लिए वो भारतीय लोगों की एक 1885 में उन्होंने प्रयास किया कि कांग्रेस का गठन हो, जिसके माध्यम से भारतीय समाज में क्या चल रहा है इस विषय को हम आसानी से जान सके और ऐसी स्थिति दोबारा 1857 की न आए, उसको पहले ही दबाया जा सके। तो कहीं ना कहीं वो इसको एक सेफ्टी वाल के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे कांग्रेस के गठन को, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। बाद में कालांतर में चल के देखते हैं तो 1885 के कांग्रेस के गठन के पश्चात भारतीय लोगों ने इसे स्वतंत्रता प्राप्त के जरिया बनाया और इसे क्या बनाया, एक स्वतंत्रता संग्राम संस्थाएं बनाई, संस्था के रूप में इसका इस्तेमाल किया, जो हम कालांतर में देखते हैं। और कहीं ना कहीं आप देखते हैं यहाँ पे भारतीय लोगों में शिक्षा का भी प्रसार हुआ अभी कि कांग्रेस की स्थापना से भारत में कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का उदय हो गया। भारत में कहीं ना कहीं अब लोगों को अपने स्वराज की चिंता होने लगी, स्वराज की बातें करने लगे। लोगों को यह समझ में आने लगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारा कहीं ना कहीं शोषण कर रहे हैं। तो लोगों में यह भावनाएं जागृत होने लगी। एक राष्ट्र के रूप में राष्ट्रवाद का कहीं ना कहीं जन्म हुआ और 1885 से कांग्रेस को उन्होंने क्या बनाया, एक संस्था के रूप में इस्तेमाल किया, स्वतंत्रता संग्राम संस्था के रूप में उन्होंने क्या किया, इसका इस्तेमाल किया और भारतीय लोगों में शिक्षा का भी प्रसार होने लगा। तो इस माध्यम से लोगों ने इसी क्रांति को दबाने के लिए, ऐसी स्थिति न आने के लिए क्या किया गया, भारतीय जो ब्रिटेन की संसद थी उन्होंने भारतीय परिषद अधिनियम 1892
कि क्या की 1892 पारित किया। ठीक है, इसमें क्या प्रमुख प्रावधान रहे वो देख लें। बैकग्राउंड हमने आपको बताया, इसकी पृष्ठभूमि बता दी। इसको लाने का कारण क्या था कि ऐसी क्रांति दोबारा न हो, भारतीय लोगों में जग रही राष्ट्रीयता को दबाया जा सके, उसको निष्फल बनाया जा सके। इसलिए भारतीय परिषद अधिनियम 1892 क्या किया गया, भारतीय संसद, ब्रिटेन के संसद द्वारा क्या किया गया, बनाया गया। एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ आज वर्तमान स्वरूप में विधान परिषद, जैसे संसद के 2 सदनों में राज्यसभा उच्च सदन का कार्य करती, यहाँ पे बिल्कुल विपरीत था। यहाँ पे जो विधान परिषद थी वह निम्न सदन के रूप में कार्य कर रही थी। यह हम आपको बताना चाहते थे कि यही वो अंतर है हमारे वर्तमान संविधान जो विधानमंडल है और उस समय के विधानमंडल में क्या फर्क था। जो विधान परिषदें थी वो निम्न सदन के रूप में क्या कर रही थी, कार्य कर रही थी, उच्च सदन के रूप में नहीं। आइए देखते हैं 1892 के अधिनियम में क्या प्रमुख संशोधन देखने को मिलते हैं। पहला, यद्यपि अधिकांश आधिकारिक सदस्यों को क्या किया गया, बरकरार रखा गया। जो आधिकारिक सदस्य थे उनको क्या किया गया, बरकरार रखा गया। आधिकारिक सदस्य, जो अधिकांश आधिकारिक सदस्य की बात होती है, आधिकारिक सदस्य यानी गवर्नर जनरल या वायसराय के कार्यकारिणी के सदस्य। यहाँ पे यह ना समझिएगा कि आप जिनको मनोनयन हो रहा था वो सदस्य नहीं, अर्थात वे सदस्य बरकरार रखे गए जो उस कार्यकारिणी के सदस्य थे, वायसराय के कार्यकारिणी के सदस्य थे। दूसरी चीज देखने को मिली, भारतीय विधान परिषद के गैर आधिकारिक सदस्य अर्थात जिनका मनोनयन होता था वह विश्वविद्यालय के रूप में, आप देखते हैं यहाँ पे विश्वविद्यालय के रूप में, स्थानीय निकायों के रूप में उनका क्या हुआ था, मनोनीत होता था, मनोनयन होता था। निर्वाचन पद्धति के सिद्धांत जो आया, यहाँ से शुरुआत तो हुई, निर्वाचन पद्धति की भी हुई तथा प्रतिनिधित्व व्यवस्था की भी शुरुआत यहीं से देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं 1892 से अंशतः हमको संसदीय व्यवस्था की शुरुआत देखने को मिलती है। आइए देखते हैं। और प्रांतीय परिषद के गैर आधिकारिक सदस्यों को कुछ मैंने बताया, वही आपको बताया कि जो प्रांतीय परिषद के जो कुछ सदस्य होते थे वो कैसे होते थे, गैर अस्थायी होते थे, जिनमें भारतीयों की नियुक्ति की जाती थी। जैसे मैंने बताया विश्वविद्यालय, जिला बोर्ड और नगर पालिकाएं द्वारा क्या किए जाते थे, ये सदस्य नामित किए जाते थे। वे आधिकारिक सदस्य नहीं होते थे, गैर आधिकारिक सदस्यों में इनकी गणना की जाती थी, यानी वो केंद्र में नहीं थे, वो प्रांतीय परिषद जो थी, जो प्रांतीय परिषद थी उसमें ये क्या थे, गैर सरकारी सदस्य थे। और जो आधिकारिक सदस्य थे वह कौन होते थे, वायसराय के या जर्नल ऑफ क्या कहते हैं, जर्नल आधिकारिक सदस्य यानी कौन, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी होती है, जो बॉडी होती थी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती थी, उसके जो सदस्य होते थे वो आधिकारिक सदस्य कहलाते थे उस परिषद में। ठीक है। और भारत में इसी के साथ क्या होती है, हम देखते हैं कि प्रतिनिधि व्यवस्था की शुरुआत होती। क्यों, क्योंकि मैंने कहा कि प्रांतीय परिषद में गैर आधिकारिक सदस्यों को कुछ स्थानीय निकायों से क्या होता था, मनोनयन हुआ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या आप देखते हैं कि प्रतिनिधि व्यवस्था की शुरुआत होती है। और क्या प्रमुख संशोधन थे, क्या प्रमुख थे, परिषद के पास बजट पर चर्चा करने एवं कार्यपालिका को प्रश्न संबोधित करने की शक्ति मिली, लेकिन कुछ निर्बंधन के साथ मिली। क्या मिला, ठीक है, वह लोग प्रश्न तो कर सकते थे, लेकिन कैसा प्रश्न कर सकते थे, सामान्य प्रश्न कर सकते थे, अनुपूरक प्रश्न पूछने की क्या अधिकार नहीं दिया गया। आप देखेंगे कि इस अनुच्छेद के इस अधिनियम के माध्यम से लोगों को प्रश्न पूछने का अधिकार तो प्राप्त हुआ, लेकिन अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। बजट पे भी प्रश्न कर सकते थे, लेकिन बजट पे प्रश्न तो किया जा सकता था, लेकिन बजट पे उनको मत देने का अधिकार नहीं था, अपना विरोध दर्ज कराने का अधिकार नहीं था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। 1892 के बाद जो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम आया, उसके पश्चात जो संविधायी अधिनियम आता है वह था 1909 का। 1909 के आने का कारण क्या था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। हम देखते हैं कि 1892 में कहीं ना कहीं भारतीय लोगों को अपने पक्ष में करने का कार्य तो किया गया, कुछ कृत्य दिए गए प्रश्न पूछने के लिए, लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे भारतीय लोगों में, मैंने कहा कि राष्ट्रीयता का बोध हो रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप अब लोगों में खुद के राष्ट्रवाद की भावना जन्म ले रही थी। लोग खुद का स्वराज चाह रहे थे, स्वशासन की बात कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि बंगाल में 1905 में क्या कर दिया जाता है, विभाजन कर दिया जाता है।
अंग्रेज़ों द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया जाता है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा विरोध झेलना पड़ता है ब्रिटिशर्स को। यह बात ब्रिटिशर्स को समझ में आ गई, जिसमें सभी भारतीय लोग मिलके क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं, बंगाल विभाजन का विरोध करते हैं। हिंदू भी था, मुस्लिम भी था, सारे वर्ग मिलके इसका विरोध कर रहे थे। और 1857 की जो राज्य की क्रांति हुई थी, उसमें भी हमने कहा आपको कि हिंदू मुस्लिम सभी लोगों ने मिलके क्या किया था, विद्रोह किया था। तो कहीं ना कहीं यह ब्रिटिशर्स को यह बात समझ में आ गई थी कि यदि हम इस एकता को नहीं तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम भारत में लंबे वर्ष तक इस तरह साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाएंगे। और जो भारतीय परिषद अधिनियम था 1909, कहीं ना कहीं यह देखने को मिलता है। यह पृथक निर्वाचक मंडल की भी बात कर देता है। कैसे बात करता है, क्या होता है, हम देखते हैं। 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है एवं मुस्लिम लीग की क्या होती है, स्थापना होती है। और इसी के साथ अंग्रेजों ने फूट डालो राज्य करो की नीति का आरंभ कर दिया भारत में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को उसने दो भागों में विभक्त कर दिया, दो गुटों में विभक्त कर दिया। यहाँ पे आगा खां के नेतृत्व में क्या होता है, मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है, जहाँ पे 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में उस समय के राज्य सचिव मार्ले जी से मुलाकात होती है, मार्ले से मुलाकात होती है, जहाँ पे आगा खां ने यह आवेदन किया कि भारतीय मुसलमानों की जो भारतीय स्थिति है, वर्तमान स्थिति, इसमें सुधार की ज़रूरत है। तथा उन्होंने कहा कि भारत में साम्राज्यवादी ताकतों को स्थापित करने में, रहने में जो हमने योगदान दिया है, इस योगदान का खास करके क्या रखा जाए, ध्यान रखा जाए। और इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि आज से 100 साल पहले भारत में मुसलमानों की क्या स्थिति थी और हमने किस प्रकार से आपको योगदान दिया। तो कहीं ना कहीं, और इसके आवेदन में मार्ले महोदय ने उनको विश्वास दिलाया कि जब भी अगला नियम अधिनियम पारित होगा भारतीय लोगों के लिए, भारतीयों के लिए, तो उसमें आपके यानी मुस्लिम के हितों का संरक्षण किया जाएगा। यह एक प्रकार से केवल कूटनीतिक या राजनीतिक साजिश थी। ऐसा नहीं कि यह आवेदन मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था, मुसलमान बंधुओं के द्वारा किया गया था। यह चाह और यह इनकी चाहत अंग्रेजों की ही थी, ब्रिटिशर्स की ही थी। वह यह चाहते थे कि भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम हो, जो स्वतंत्रता के प्रति लोग लालायित हैं, उसको दो भागों में विभक्त करके इसको कुछ देर के लिए क्या किया जाए, टाला जा सके। और इसमें कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि यह भारतीय परिषद अधिनियम 1909 क्या करता है, उसको क्या करता है, कहीं ना कहीं संतुष्टि देता है, उनके बात को पूर्ति करता है। और इसमें देखते हैं कि क्या क्या पहली बार भारत में एक निर्वाचक मंडल के रूप में क्या होता है, मुसलमानों को क्षेत्र प्रदान किया जाता है। आइए देखते हैं क्या क्या प्रमुख बदलाव देखने को मिलते हैं। पहली बार विधान परिषदों के लिए चुनाव का एक तत्व पेश किया गया। कहीं ना कहीं विधान परिषदों के लिए क्या किया गया, एक चुनाव के तहत एक चुनाव का तत्व पेश किया गया। कहीं ना कहीं ये क्या, यहीं से निर्वाचन की शुरुआत होती है, निर्वाचन पद्धति की इसी अधिनियम के माध्यम से शुरुआत होती है। दूसरा क्या देखते हैं कि प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का क्या है, बहुमत होना। कहीं ना कहीं क्या हो गया कि जो प्रांतीय विधानसभा परिषदें थी उसमें गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत हो गया। और जो प्रमुख हुआ, इन्हें अनुपूरक प्रश्न पूछने की भी क्या कर दी गई, छूट दे दी गई कि वह सदस्य जो बजट पे प्रश्न कर सकता है, वह सदस्य अनुपूरक प्रश्न भी क्या कर सकता है, पूछ सकता है। ठीक है। और जो सबसे दुखदाई रहा, जो भारतीय इतिहास में जो सबसे दुखदाई माना जाता है, वह इस अधिनियम के माध्यम से यह रहा, दुखकर रहा कि पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की क्या की गई, शुरुआत कर दी गई। और कहीं ना कहीं इसी अधिनियम के माध्यम से भारत में विभाजन की बीज बो दिया गया। कहीं ना कहीं भारत में विभाजन का बीज अंग्रेजों के द्वारा इस धरा में क्या कर दिया गया, अधिरोपित कर दिया गया। जो कालांतर में चल के देखते हैं तो दो राष्ट्र के रूप में भारतों का विभाजन हो जाता है, भारत व पाकिस्तान, दो राष्ट्र का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। आइए देखते हैं
इसमें पहली बार देखते हैं कि इसमें पहली बार भारतीयों को वायसराय और गवर्नरों के कार्यकारी परिषद में साथ जोड़ने का प्रावधान किया गया। अब जो सदस्य गैर सरकारी सदस्य के रूप में भारत होते थे, भारतीय सदस्यों को रखा जाता था, वह इस संशोधन में क्या किया गया, इस अधिनियम के माध्यम से संशोधन करते हुए पहली बार भारतीयों को वायसराय की कार्यकारिणी में भी क्या दिया गया, जगह दी गई। आप देखेंगे और गवर्नर के भी कार्यकारी परिषद में क्या की गई, स्थान दिया गया। और यह देखेंगे इसी अधिनियम के माध्यम से कि जगह देने की वजह से प्रांतीय विधान परिषद में जो है गैर सरकारी सदस्यों का क्या हो गया, बहुमत हो गया, तथा यह जो परिषद के जो सदस्य की संख्या बढ़ा दी गई और उनके क्या है, परिषदों की संख्या के बढ़ाने के साथ ही उनके कार्यों को भी बढ़ा दिया गया, यानी उनके कृत्यों को भी बढ़ा दिया गया। और जो जिनका चयन होता है, यहाँ से प्रश्न बनता है कि वो कौन थे जो पहले भारतीय जिनको गवर्नर जनरल एवं वायसराय के कार्यकारी परिषदों में नियुक्ति हुई। तो उसमें हम देखते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। और उनकी नियुक्ति किसके आधार पर हुई थी, उन्हें कानून सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। यह बहुत बड़ी बात है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि पहले भारतीय बने, उन्हें कानून सदस्य के रूप में वायसराय के कार्यकारी परिषद में क्या मिला, प्रवेश मिला। जो कार्यकारी सदस्य, जो वायसराय के कार्यकारी परिषद में उन्हें सदस्यता ली, सदस्य के रूप में उनको प्रवेश दिलाया गया, वह किस रूप में, कानून के सदस्य के रूप में उनकी क्या हुई, नियुक्ति की गई। आइए देखते हैं। उस समय का मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। मार्ले उस समय के भारत के राज्य सचिव एवं मिंटो गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यह अधिनियम भारत में और लोगों के भी लिए, जो अल्पसंख्यक समुदाय थे, दलित समुदाय थे, सिख समुदाय थे, उनके लिए भी कहीं ना कहीं इन्होंने यह जहर बो दिया था। वह भी पृथक निर्वाचक मंडल की मांग कहीं ना कहीं भारत में तेज हो गई और इसी के साथ भारत में उन्होंने डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। अभी मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों का प्रश्न था कि बहुत बेचैनी और घबराहट सी महसूस कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर। तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि देखिए, परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल नहीं होंगी, ज़रूरी नहीं कि सारी परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल हों। तो हमें मेहनत करनी है, स्मार्ट वर्क करना है, हम करेंगे, हमारी पूरी टीम करेगी, आप भी करेंगे, तो आप ज़रूर सफल होंगे। तो बहुत घबराहट की ज़रूरत नहीं। हमारे हिंदी साहित्य के जगत में एक महान स्थान स्थापित करने वाले कबीरदास जी के एक दुआ जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद यह आपकी बेचैनी को, घबराहट को शायद कम करने में मदद करे। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। यानी धीरे धीरे जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे चलती रहेगी। माली के 100 घड़ा फल पानी देने से पुष्प क्या है, फल नहीं दे देगा। जब ऋतु आएगी तभी वह फल मिलेगा। तो धीरे धीरे हम निरंतर प्रयास करेंगे, चलते रहेंगे और वो दिन दूर नहीं, जब परीक्षा आएगी, हम परीक्षा हाल में बैठेंगे तो हमें यह बात समझ में आएगी कि हमारी तैयारी पूरी तरीके से क्या है, पूर्ण हो चुकी है और हम जरूर सफल होंगे। और यह हम विश्वास भी करते हैं कि आप लोगों को सफलता जरूर हाथ लगेगी और आप लोग अपने माता पिता और गुरुजनों की अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे। और बाकी शेष क्लास कल हम बातें करते हैं, एक नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद।